नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय हित की, नेशनल इंटरेस्ट की। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्व रखता है। और इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था मार्गेंथाउ के बारे में, जो कि यथार्थवादी विचारक है। मार्गेंथाउ ने राजनीतिक दर्शन का मुख्य तत्व माना है राष्ट्रहित की प्रधानता को, और इसने राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारा है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विशिष्ट महत्व है। ठीक है, यह विदेश नीति का क्या है, प्राण तत्व है। तो जो राष्ट्रीय हित है वो विदेश नीति का प्राण तत्व है। यानी कि जो विदेश नीति की सफलता और असफलता का मूल्यांकन जो किया जाता है वो राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है। तो जो हमारी विदेश नीति है, अगर ये राष्ट्रीय हित का रक्षण करने में सफल होती है तब तो हम कहेंगे कि हमारी विदेश नीति क्या है, वो सफल है। लेकिन अगर राष्ट्रीय हितों की रक्षा वो नहीं कर पाती है तो हम उसे कहेंगे कि वो असफल विदेश नीति है। तो समझ गए आप लोग, जो विदेश नीति है, विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। और अगर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में किसी भी देश की विदेश नीति सफल होती है तब उसे हम सफल विदेश नीति कहते हैं। और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में, उसका रक्षण करने में अगर असफल हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे असफल विदेश नीति कहेंगे। मार्गेंथाउ ने पहले ही राजनीतिक दर्शन का मुख्य तत्व किसे कहा है, राष्ट्रहित की प्रधानता को। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, आखिर नेशनल इंटरेस्ट है क्या चीज़ जिसके लिए विदेश नीति बनाई जाती है। तो राष्ट्रीय हित क्या है तो अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले, ठीक है, सभी देश अपने अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हित कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भाग लेने वाले देश हैं अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं, जो बेस होता है उसी को राष्ट्रीय हित कहते हैं। ठीक है, तो यह जो राष्ट्रीय हित है किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला है, हम लोगों ने पहले देखा। जैसे अगर हम बात करें दिसंबर 1947 की, तो जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति का आधार क्या है, उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा था, 1947 में कहा था। और भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। तो सभी की है, तो भारत की भी है। जो देखिए, जो राष्ट्रीय हित होता है एक बड़ा ही लचकीला और व्यापक शब्द है। ठीक है, प्रत्येक देश की राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर देश की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। उनकी जो भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं वो ये निर्धारित करती हैं कि उनकी जो राष्ट्रीय हित होगा वो कैसा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो प्रत्येक देश के आर्थिक तथा सैनिक तत्व, ठीक है, प्रत्येक देश के आर्थिक तथा सैनिक तत्व, उसकी प्राचीन परंपराएं, आचार प्रसार, रीति रिवाज, धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक विचारधाराएं और विश्वास, ये सब क्या है, राष्ट्रीय हित के निर्माण में भाग लेते हैं। और इन्हीं आधारों पर प्रत्येक देश के व्यक्ति और शासक कुछ विशेष बातों को अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक और उपयोगी समझते हैं और इनके आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। जैसे रेमा आरोप के अनुसार क्या है कि जो राष्ट्रीय हित की अवधारणा होनी चाहिए वो इतनी स्पष्ट है कि यह अर्थहीन ही है, या इसे अधिक से अधिक एक दिखावे की धारणा कहा जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है, रेमा आरो ने, फिर से सुनिए, इन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीय हित की अवधारणा है वो अस्पष्ट है, इतनी अस्पष्ट है और इतनी अर्थहीन है कि इसे अधिक से अधिक एक दिखावे की धारणा कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं, चार्ल्स लर्च और अब्दुल सईद ने क्या कहा है। इन लोगों ने कहा है कि जो व्यापक, दीर्घकालिक और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार में सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं, वही क्या है, राष्ट्रीय हित है। यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य, दो चीज़ें, व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य की सिद्धि के लिए अब राज्य, राष्ट्र, सरकार, ठीक है, ये सब जो है
अपना प्रयत्न करते रहते हैं, उसी को राष्ट्रीय हित कहते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? चार्ल्स लर्च और अब्दुल सईद का। वांडिक ने क्या कहा है? वांडिक ने कहा है, इनके अनुसार राष्ट्रीय हित की परिभाषा एक ऐसी चीज़ के रूप में की जा सकती है जिसकी रक्षा या उपलब्धि राज्य एक दूसरे के मुकाबले में करना चाहते हैं। तो एक दूसरे के मुकाबले में सभी लोग अपने अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं और उपलब्धि करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हम मोटे तौर पे कहें, ठीक है, मोटे तौर पर कहें, यानी कि देखिए अन्य राज्यों के मुकाबले में एक राज्य जो अभिलाषाएं रखता है वे मोटे तौर पर विदेश नीति के ध्येय होते हैं। कौन से विदेश नीति के ध्येय हैं? यानी कि जो अन्य राज्यों के मुकाबले एक राज्य की जो अभिलाषा होती है, जो अभिलाषा रखता है, वही उसका विदेश नीति का ध्येय है। और इन ध्येयों को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हित कहते हैं। इन्हीं ध्येयों को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो विदेश नीति के लक्ष्य होते हैं ये दीर्घकालिक होते हैं, जबकि जो उद्देश्य होते हैं वो केवल तात्कालिक या अल्पकालिक होते हैं। ठीक है, तो जो उद्देश्य होंगे वो तात्कालिक होंगे, अल्पकालिक होंगे, लेकिन जो लक्ष्य होगा वो दीर्घकालिक होगा। लक्ष्य क्या होगा? दीर्घकालिक होगा। तो यह एक जो है विवादास्पद प्रश्न है कि जो क्या राष्ट्रीय हित जो है विदेश नीति का उद्देश्य है अथवा मूल्य है। जो राष्ट्रीय हित है वो विदेश नीति का उद्देश्य है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, या फिर मूल्य है। ठीक है, तो जो विचारक, इसमें देखिए दो तरह के विचारक हैं। जो विचारक राष्ट्रीय हित को उद्देश्य मानते हैं उनके अनुसार यह अस्थायी, अपरिवर्तित तथा शक्ति से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो लोग राष्ट्रीय हित को उद्देश्य मानते हैं उनके अनुसार यह क्या है? अस्थायी है, अपरिवर्तित है और शक्ति से जुड़ी हुई अवधारणा है। ठीक है, लेकिन जो लोग, ठीक है, जो लोग मतलब जो विचारक इसे मूल्यपरक अवधारणा मानते हैं उनके अनुसार क्या है? यह शक्ति के अतिरिक्त, यानी शक्ति तो होना ही चाहिए, उसके अतिरिक्त मूल्यों से जुड़ी अवधारणा भी है। ठीक है, तो लिंकन, ये पैटलफोर्ड और लिंकन का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन लोगों के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी है। और ये मूल्य कौन कौन से हैं? राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा। तो ये जो है इसके मूल्य हैं। और राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी है। ये मूल्य कौन कौन से हैं? ये मूल्य हैं राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा, यानी कि क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि राष्ट्रीय हित के प्रकार क्या है, काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो इसको विभाजित किया है थॉमस रॉबिन्सन ने। तो थॉमस रॉबिन्सन के हिसाब से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हित को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा है। पहला है प्रथम कोटि के हित, यानी कि प्राइमरी इंटरेस्ट। दूसरा है गौड़ हित, यानी सेकेंडरी इंटरेस्ट। तीसरा है अस्थाई हित, यानी कि परमानेंट इंटरेस्ट। और चौथा है परिवर्तनशील हित, यानी कि वेरिएबल इंटरेस्ट। और पांचवा है सामान्य हित, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट। और छठा है विशिष्ट हित, यानी कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो ये जो इनका नाम है उसी से पता चलता है कि ये किस हित की बात करते हैं। तो अगर हम प्रथम कोटि के हित की बात करें, जो प्राइमरी इंटरेस्ट है, तो ये वे हित होते हैं जो किसी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं और जिनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान दे सकता है, त्याग करने के लिए तैयार रहता है। और इस प्रकार का सबसे बड़ा हित राष्ट्र की सुरक्षा है। यानी कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो उसके लिए युद्ध भी हो सकता है, बड़े से बड़ा बलिदान, त्याग भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आता है, इन्होंने बताया है सेकेंडरी इंटरेस्ट, यानी कि गौड़ हित। ये वे हित हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्व के रखते हैं, यानी इससे तो कम महत्व के होते हैं, फिर भी राज्य की सत्ता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं। महत्व तो कम है लेकिन राज्य की जो सत्ता है उसको कायम रखना है, बनाए रखना है, तो उसके लिए आवश्यक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जैसे हम एग्जाम्पल लें तो विदेशों में
अपने नागरिकों की सुरक्षा, विदेशों में जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की बात हो। जैसे अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि इंडिया ने स्पेशल प्लेन भेज करके जो हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में काम करते हैं उनको बुलवाया गया था। तो ये क्या है, सेकेंडरी इंटरेस्ट है, ठीक है। और इस बातों को सुनिश्चित करना कि विदेशों में अपने देश के राजदूतों की जो राजनयिक उन्मुक्तियां हैं इसको तथा नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। अगर विदेशों में हमारे देश के जो राजनयिक हैं उनको जो इम्यूनिटी मिली हुई है उनकी रक्षा होनी चाहिए और नागरिकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। अगर हम बात करें अस्थायी हित की, परमानेंट इंटरेस्ट की, तो ये राज्य के लगभग सदैव बने रहने वाले दीर्घकालिक लक्ष्य एवं प्रयोजन होते हैं। तो ये ऐसा हित है, परमानेंट इंटरेस्ट का हित है जो है दीर्घकालीन है, हमेशा बने रहने वाला है। इनका एक उदाहरण अगर हम ग्रेट ब्रिटेन का दें तो इसने क्या किया, अपने उपनिवेशों तथा विदेशी व्यापारों की रक्षा के लिए महासमुद्रों में नौचालन की स्वतंत्रता को बनाए रखा, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि अगर वहाँ किसी और शक्ति का हस्तक्षेप हो गया, अधिकार हो गया, तो इनके जो उपनिवेश हैं विभिन्न देशों में, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं वो प्रभावित होंगे और वो अस्थायी तो नहीं रह पाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत इस प्रकार का प्रयोजन देश का शांतिपूर्ण आर्थिक विकास करना है। तो हमारा जो राष्ट्रीय हित है, ठीक है, जो हमारा दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित है वो देश का शांतिपूर्ण आर्थिक विकास करना है। चलिए, परिवर्तनशील हित की अगर बात की जाए, वेरिएबल इंटरेस्ट यानी कि जो बदलते रहते हैं, ये राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। यानी किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यक है, हमेशा के लिए आवश्यक नहीं है। परिस्थितियां बदलने के बाद ये जो हित हैं वो बदल जाते हैं। तो ऐसे जो हित होते हैं प्रथम व द्वितीय कोटि से प्रायः भिन्न होते हैं और ये लोकमत तथा विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से भी प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य हित की अगर बात की जाए, कॉमन इंटरेस्ट की बात की जाए, तो सामान्य हित में वे परिस्थितियां होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। तो ये जो सामान्य हित है वो किस तरह से है, सामान्य हित वे परिस्थितियां होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने की होती है। जैसे अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना इसी प्रकार का सामान्य हित था, ठीक है। अगर यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहेगा तब तो सब कुछ ठीक रहेगा, शक्ति संतुलन अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर उनका जो सिस्टम है वो सब बिखर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट हित की अगर बात की जाए, स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात की जाए, तो ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना ब्रिटेन का सामान्य हित था। यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना ये ब्रिटेन का सामान्य हित था, किंतु इस हित को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक था कि ब्रिटिश द्वीप समूह के सामने जो इंग्लिश चैनल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटिश द्वीप समूह था, यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है और यहाँ पे आपके दो देश हैं, कौन कौन से, बेल्जियम और हॉलैंड, इनके प्रदेशों में यूरोप की किसी महाशक्ति का अधिकार ना हो। क्योंकि अगर यहाँ इंग्लैंड है या चैनल है और यहाँ पे किसी दूसरी महाशक्ति का अगर नियंत्रण हो जाता है तो इसकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यदि नेपोलियन और हिटलर जैसा कोई सेनापति इस प्रदेश पर अधिकार कर लेता तो फिर क्या होता, यहाँ से इंग्लैंड पर हमला करने की उसकी जो योजना है, जीतने की जो योजना है वो बना सकता था। तो दोनों ने ऐसा ही प्रयास किया, ठीक है। अतः ब्रिटेन का सदैव यह प्रयत्न रहा कि बेल्जियम सदैव तटस्थ बना रहे, वो किसी दूसरी शक्ति के फेवर में न जाए, इस पर यूरोप की किसी महाशक्ति का प्रभुत्व स्थापित न हो, और इस कारण यह ब्रिटेन का विशिष्ट हित था, ठीक है। तो रॉबिन्सन ने ये 6 प्रकार के हितों के अतिरिक्त 3 प्रकार के अन्य राष्ट्रीय हितों का भी वर्णन किया है और इसमें पहला स्थान आता है समान हित का, आइडेंटिकल इंटरेस्ट। इनका आशय है ऐसे हितों से है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तुल्य रूप में लाभदायक हो, यानी कि दोनों के लिए लाभदायक हो तुलनात्मक रूप में, ठीक है। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही यह चाह रहे थे कि यूरोप पर सोवियत संघ या किसी एक महाशक्ति का आधिपत्य न हो, क्योंकि अगर केवल एक का आधिपत्य हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ये चाहते थे कि दोनों का बना रहे, तो इस तरह से
इस तरह से क्या होगा कि दोनों, जब दो महाशक्तियों का नियंत्रण रहेगा तो एक हावी नहीं हो पाएगा। दूसरे प्रकार के जो हित हैं उसे हम पूरक हित कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट कहते हैं। ये हित जो होते हैं समान न होते हुए भी दो देशों में कुछ विशेष प्रश्नों पर समझौता का आधार बन सकते हैं। ठीक है, समान न होते हुए भी दो देशों में किसी विशेष प्रश्नों के समझौता पर आधार बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन और पुर्तगाल के हित की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन को पुर्तगाल के साथ मैत्री बनाए रखने में और उसे स्वतंत्र बनाए रखने में यह लाभ था कि उसके द्वारा वह स्पेन की शक्ति पर नियंत्रण रख सकता था। तो ये ब्रिटेन का हित था और अंध महासागर में अपनी शक्ति का पूरा विस्तार कर सकता था। इसी प्रकार अगर हम पुर्तगाल के हित की बात करें तो पुर्तगाल को भी ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखने और उसकी समुद्री प्रभुता को सुस्थिर बनाने में बड़ा लाभ यह था कि वह स्पेन के संभावित प्रभुत्व से सुरक्षा प्राप्त कर सकता था। तो इस तरह से दोनों का जो हित था एक दूसरे का पूरक हित था, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट था। तीसरे प्रकार की जो हित की इन्होंने बात की है, ये परस्पर विरोधी हित की बात की है। ठीक है, विरोधी हित की बात की है, ये प्रायः दो देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर का भारत में वैध रूप से जब विलय हो गया, भारत का ये अंग बन गया, तो पाकिस्तान को खुलबली होने लगी और उसने क्या किया, अपने राज्य का अंग बनाना वो भी चाहता था। और इस तरह से क्या हुआ, ये दोनों परस्पर विरोधी हित हो गए। इस तरह से जो है इसके लिए वह 3 बार भारत से विफल सैनिक संघर्ष भी कर चुका है। तो यह दोनों का क्या है, परस्पर विरोधी हित है। ठीक है दोस्तों, वस्तुतः अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय हित होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मार्मिक और अमार्मिक राष्ट्रीय हित, या इसे हम कहते हैं दीर्घकालिक एवं तत्कालिक राष्ट्रीय हित। ठीक है, तो जो दीर्घकालिक यानी कि जो मार्मिक राष्ट्रीय हित होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण हित होते हैं, और ये किसी राज्य के वे हित हैं जिन पर राज्य कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं होता है और इनकी रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ती है तो युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन जो मार्मिक हित नहीं होते हैं, जो तात्कालिक महत्व के होते हैं, गौड़ हित कहलाते हैं, वो गौड़ हित होते हैं और जिनके लिए कोई राज्य युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, उन्हें क्या कहते हैं, अमार्मिक या अस्थायी स्वरूप के राष्ट्रीय हित कहते हैं। तो ऐसे अगर राष्ट्रीय हितों की बात करें तो इसमें जनता का कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, विचारधारा का प्रसार, व्यापार की वृद्धि, संस्कृति का प्रसार आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए मार्गेंथाउ की अगर हम बात करें, मार्गेंथाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यथार्थवादी विचारक है। तो मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय हित की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की है। उन्होंने केवल यह कहा है कि राष्ट्रीय हित का अर्थ क्या है, अत्यधिक व्यापक है और उसका स्वरूप उन बहुत से सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर है जिनके अंतर्गत किसी राज्य की विदेश नीति निर्धारित की जाती है। यानी कि राष्ट्रीय हित के दो मुख्य पक्ष होते हैं, एक होता है स्थिर, अस्थायी, ठीक है, अथवा आवश्यक, और दूसरा होता है अस्थिर, अस्थायी अथवा अनित्य। ठीक है, अनित्य। ठीक है, तो स्थिर पक्ष वह है जो प्रत्येक देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो, और अस्थिर पक्ष वह है जिसका स्वरूप प्रत्येक देश के लिए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता हो। तो समझ में आया आप लोगों को, जो स्थिर हित होता है, स्थिर जो पक्ष होता है वो प्रत्येक देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होता है, और जो अस्थिर पक्ष होता है वह जिसका स्वरूप प्रत्येक देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। तो राष्ट्र की अस्तित्व रक्षा राष्ट्रहित की न्यूनतम आवश्यकता है। राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा राष्ट्रहित की न्यूनतम आवश्यकता है और इसलिए यह तार्किक रूप से वांछनीय है। राष्ट्रीय हित की अगर बात करें तो एक गतिशील धारणा है, यह कोई स्थिर या शाश्वत वस्तु नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्रीय हित है वो क्या है, गतिशील धारणा है। रेमो आरो के अनुसार राष्ट्रीय हित का स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह लोगों के समूहों से संबद्ध है, व्यक्तियों से नहीं। लोगों के समूहों से संबद्ध है, व्यक्तियों से, एक इंडिविजुअल से नहीं है, इसलिए इसका स्वरूप जो है उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक डॉक्टर महेंद्र कुमार के परिभाषा देख लीजिए, इन्होंने कहा कि राष्ट्रहित
न तो अधिकतम इच्छित होता है, न अधिकतम संभव मात्र होता है। यह एक ओर तो अधिकतम अभीष्ट होता है और अधिकतम संभव दोनों है, और दूसरी ओर यह इन दोनों से अधिक और कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा है? महेंद्र कुमार ने कहा है। इनकी परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। तो विदेश नीति का लक्ष्य जो है राष्ट्र हितों की प्राप्ति अथवा उनकी रक्षा करना है। लॉर्ड पामस्टर्न ने वर्षों पूर्व कहा था कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बहने रहने वाले शत्रु हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है इसमें न तो कोई शाश्वत मित्र होता है और न ही कोई शाश्वत दुश्मन होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले रसिया की, तो रसिया एक समय हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करता था और अमेरिका के अगेंस्ट हमारे खिलाफ, अमेरिका के अगेंस्ट हमारा साथ देने के लिए आ गया था 1971 के वार में, जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई और इस समय अगर देखा जाए तो हम अमेरिका के ज़्यादा करीब हैं। एक समय था कि अमेरिका जो है भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का सहयोग करता था, लेकिन आज जो है पाकिस्तान के विरुद्ध अमेरिका है और भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा है। तो हमारी जो है अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं, सामरिक संबंध हैं, ठीक है। और आज रसिया जो है हमसे दूर होता जा रहा है और वो हमारे विरोधी देश यानी कि चाइना और पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है परिस्थितियाँ होती हैं, समय के साथ साथ ये बदलाव होता रहता है। अगर हम बात करें प्राचीन एवं मध्य युग की, तो उसमें राज्यों के हित जो होते थे अधिपतियों के हित से भिन्न नहीं माने जाते थे। यानी कि जो राज्य का हित था, वहाँ का जो राजा होता था, हेड ऑफ स्टेट होता था, उसके हित से भिन्न नहीं था। राजा अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए युद्ध करता था, उसके गौरव को ठेस लगती थी तो यो युद्ध कर लेता था, ठीक है। उसको राष्ट्र से मतलब, देश से मतलब नहीं था, राज्य से मतलब नहीं था, ठीक है। उस समय क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती बनता था। राजा के गौरव में प्रजा भी गौरवान्वित होती थी। राजा पेशेवर सैनिक लेकर दिग्विजय करने निकलता था और वापस लौटने पर क्या होता था? लूट का कुछ माल प्रजाजनों में वितरित कर देता था। अतः वह राजनीति सहज थी। उस समय की जो राजनीति थी वो सहज थी। विदेश नीति मात्र युद्ध करने अथवा नहीं करने की नीति तक ही सीमित रहती थी। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सहज नहीं रह गई है। औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक उन्मेष, वैज्ञानिक दृष्टि, यातायात तथा संचार के साधनों का प्रचार, इन सब के फलस्वरूप राजनीति केवल राजाओं, राजकुमारों, सामंतों, सेनापतियों का खेल नहीं रह गया है। आधुनिक राष्ट्र राज्यों का सर्वप्रथम जो उदय हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूरोप में उदय हुआ था। देखिए राष्ट्रीय हित के दो पक्ष होते हैं, एक स्थिर स्थिर होता है, एक स्थिर अस्थाई और आवश्यक होता है, दूसरा अस्थिर अस्थाई और अनित्य होता है। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के क्या क्या साधन है। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन, तो देखिए इसको इसमें डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। नंबर 1 पे क्या है? कूटनीति, ठीक है। तो राष्ट्र हित की अभिवृद्धि के साधन क्या है? कूटनीति है। दूसरा है प्रचार, तीसरा है राजनीतिक युद्ध, चौथा है आर्थिक साधन, पांचवा है साम्राज्यवाद, छठा है उपनिवेशवाद और सातवां है युद्ध। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के ये साधन हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पामर और पार्किंस की, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के शासन निम्नलिखित हैं। कौन से साधन हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के? तो इन्होंने पहला बताया है कूटनीतिक साधन। पहला क्या है? कूटनीतिक साधन, जो हम लोगों ने देखा है डिप्लोमेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, ठीक है। तो हम कूटनीति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कूटनीति का प्रयोग कैसे करते हैं? वर्ल्ड लेवल पे हम अपनी बातों को उठाते हैं और इस तरह से हम अपने प्रतिद्वंदी के अगेंस्ट में हम अपनी कूटनीति बनाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के लोगों को अपने फेवर में करते हैं और अपनी बात को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। प्रचार और राजनीतिक युद्ध की बात करें, जैसे प्रोपेगेंडा फैलाना, पॉलिटिकल वारफेयर,
एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। देखिए जो विकसित देश हैं, जो पावरफुल देश हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, पॉलिटिकल वारफेयर करते हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके पास इतनी पावर है, उस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम बात करें आर्थिक साधन की तो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो जो आर्थिक, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इकोनॉमिकली इतना पावरफुल है कि पूरे वर्ल्ड पर एक तरह से देखा जाए तो आधिपत्य उसने कायम कर रखा है अपने प्रोडक्ट से। ठीक है, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको इतना पैसा दे देता है कि उनको जो है ट्रैप में फंसा लेता है, इतना कर्ज दे देता है कि उनको उस कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, आपका श्रीलंका देख लीजिए, वहाँ पे पोर्ट को उसने पोर्ट के लिए इतनी फंडिंग कर दी और उसको सपने दिखा दिए कि ये तुम्हारा जो पोर्ट जब बन के तैयार होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोग आएंगे, खूब ढेर सारा पैसा कमाओगे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लास्ट में इतना हो गया कि फिर से अमेरिका ने उसे 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। तो इस तरह से मैं अमेरिका बोल गया, सॉरी, इसके लिए चाइना की बात हम कर रहे हैं। चाइना ने उसे 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। ठीक है, तो ये आर्थिक साधन भी होते हैं अपनी जो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करने के लिए। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की बात करें तो ये तो इतिहास की बात हो गई, ये पहले का समय था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। युद्ध, वार एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो कुछ देश हैं जो वार भी करते हैं अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, जैसे अभी इजराइल में आप लोगों ने देखा वार हुआ था। तो इस तरह से ये जो 5 हैं, ये पामर और पार्किंस ने ये 5 साधन बताए हैं राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रीय हित को अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो अब आप लोग की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रिपरेशन, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे शक्ति संतुलन की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पावर की बात करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।